हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के 3 अध्यायों के बारे में समझा था और आज मैं इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 5 के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पीछे की चीज़ें बता दूं जिस पर हम चर्चा हालांकि कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। अध्याय जो 3 है हमने पढ़ा था, अध्याय 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो अध्याय 3 जो है उसमें निष्कासन के संबंध में प्रावधान है और धारा इसमें 10 से 13 तक है। इसमें विशेष न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो अगर किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसी सूचना मिलती है पुलिस रिपोर्ट से या किसी केस के माध्यम से कि वो व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र में, इन क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया है, तो इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराध करने वाला है, ऐसी संभावना विशेष न्यायालय को लगती है, तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को इन क्षेत्रों से हट जाने के लिए आदेश दे सकता है। ये जो क्षेत्र हैं इनकी घोषणा का अधिकार आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। आर्टिकल 244 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र तथा कुछ को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान 6ठी अनुसूची में दिया गया है। इसका डिटेल हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यहाँ पर इतना काफी। इसी में इस आर्टिकल जो धारा है 10, इस धारा में ही लिखा हुआ है कि इस तरह का आदेश जिसको विशेष न्यायालय ने दिया है उस आदेश में परिवर्तन करने के लिए वो व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति 30 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है। ये प्रावधान किया गया है। इसी में लास्ट में जो धारा है 13, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको दंड का प्रावधान किया गया है, कम से कम 1 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। तो ये अध्याय 3 से संबंधित खास बात मैंने आप लोगों को बताई है। अध्याय 4 काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें विशेष न्यायालय तथा अनंत विशेष न्यायालय की बात कही गई है। इसमें आपको जो है ये समझना है कि विशेष न्यायालय तथा अनंत विशेष न्यायालय का गठन कौन कर सकता है, उनका पर्पज क्या होता है, क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, ये सारी चीजें इसमें आप लोगों को पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि शीघ्र विचारण के उद्देश्य से, यानी इस अधिनियम, ये अधिनियम यानी अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित जो अपराध हैं इनके शीघ्र विचारण के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस अधिनियम से संबंधित जो अपराध हैं उन अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय का गठन करेगी, ऐसा कहा गया है। इसी में लिखा हुआ है कि परंतु ऐसे जिलों में जहां इस अधिनियम के अधीन कम मामले दर्ज किए गए हैं वहां पर राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय होना निर्दिष्ट करेगी। मतलब कहने के यहाँ पर है कि जहां पर मामले कम दर्ज हुए हैं उन जिलों के लिए, उन जिलों में जो अपराध हुए हैं
उनके शीघ्र विचारण के लिए जो सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, उनको ये अधिकार सौंप सकती है विचारण के संबंध में। लेकिन इसके लिए भी राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही ऐसा करना होगा, है ना। और राजपत्र में अधिसूचना जरूरी होती है, गजट में नोटिफिकेशन देना जरूरी होता है, तभी जो है राज्य सरकार ऐसा कर सकती है और उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक तो विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय का गठन कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार कैसे कर सकती है? तो राज्य सरकार जो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से कर सकती है। इसका पर्पज क्या होगा? पर्पज अलग से आपको पूछ सकता है उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य होगा इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए जो है इसका गठन राज्य सरकार करती है, यानी इसका मेन पर्पज है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो गठन कर सकती है राज्य सरकार इनका, या जहां पर मामले कम दर्ज हुए हैं इस अधिनियम के अधीन, वहां पर जो सेशन न्यायालय होते हैं उनको इस तरह के अपराधों की सुनवाई का अधिकार दे सकती है, निर्दिष्ट कर सकती है, मतलब उनको इस तरह के अधिकार सौंप सकती है कि वो इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उनकी सुनवाई वो कर सके, है ना। फिर नीचे लिखा हुआ है कि इस प्रकार जो स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय हैं उनको यह अधिकार होगा कि वो ऐसे अपराधों का सीधे संज्ञान कर सके, सीधे संज्ञान में ले सके, ये शक्ति उनको होगी। फिर इसमें लिखा हुआ राज्य सरकार की कर्तव्य होगा कि पर्याप्त संख्या में इस तरह के न्यायालयों की स्थापना करे, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उनको 2 माह के भीतर सुलझाया जा सके। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तरह के न्यायालयों की स्थापना करे, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उनको 2 महीने के अंदर सुलझाया जा सके। फिर इसी में लिखा हुआ है कि इस तरह के जो न्यायालय होंगे वो न्यायालय मामले को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में सुलझाएंगे? 2 महीने के अंदर सुलझाएंगे, ये अवधि आपको ध्यान रखना है। और ये कब से होगा? आरोप पत्र फाइल होने की तारीख से 2 महीने के अंदर ऐसे न्यायालय मामलों को सुलझाएंगे, यानी निर्णय देंगे। अब इसके पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक सेवकों के कर्तव्य क्या होंगे। तो वहां पर मैंने बताया था कि किसी लोक सेवक को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई किसी मामले की जांच का अधिकार दिया गया है, तो वो लोक सेवक उस जांच के संबंध में जांच करके आरोप पत्र फाइल करेगा, और उसकी जो समय सीमा होगी वो होगी 60 दिन। हमने पीछे 60 डेज की अवधि पढ़ी थी कि जो आरोप पत्र फाइल करने की अवधि होती है न्यायालय के समक्ष वो होती है 60 डेज, है ना। कोई भी लोक सेवक जिसको इस अधिनियम के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया गया है, तो वो लोक सेवक मामले की इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय के समक्ष 60 डेज के अंदर आरोप पत्र फाइल करे। तो 60 डेज में आरोप पत्र फाइल हो गया, फिर आरोप पत्र फाइल होने की तारीख से 2 महीने के अंदर न्यायालय, विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, उस मामले को सुलझाएंगे, यानी निर्णय सुनाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, आपको समय अवधि ध्यान रखना है, कितने समय के अंदर आरोप पत्र फाइल करना है लोक सेवक को। आरोप पत्र फाइल हो गया है तो न्यायालय जो है उसको कितने समय के अंदर सुलझाएगा उस मैटर को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 60 दिन के अंदर आरोप पत्र फाइल करने का समय है, और आरोप पत्र फाइल करने की तिथि से 2 महीने के अंदर न्यायालय को मामले को सुलझाना पड़ेगा। इसके बाद अपील, धारा 14 है ये, और ये अलग से जोड़ी गई धारा है, मतलब जो मूल एक्ट था, मूल अधिनियम था, उसमें ये धारा नहीं थी। ये जो धारा है 2015 में जोड़ी गई धारा, ठीक है। इसमें अपीलों से संबंधित धाराएं हैं। जो न्यायालय जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, इन्होंने जो भी निर्णय सुनाया है, जो भी आदेश दिया है, उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील हो सकती है ना। विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है, जो आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ
अपील उच्च न्यायालय में होगी। इसमें दो चीजें कही गई हैं, अपील जो है तथ्यों और विधि दोनों के मामले में होगी। तथ्य और विधि का मतलब यहां पर यह है कि तथ्य का मतलब है कि जो भी सबूत हैं, जो भी गवाह हैं, उनको बिना सुने, बिना सबूतों के जो है निर्णय सुनाया गया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ खामी निर्णय में है, जिसमें जो है सबूतों को ध्यान में न रख करके गवाहों ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखे बिना अगर निर्णय सुनाया गया है तो उसके खिलाफ अपील होगी। विधि का मतलब होता है कि संबंधित जो विधि है उस विधि का समुचित पालन किए बिना निर्णय अगर सुनाया गया है तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। तो यह तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में अपील की बात यहाँ पर कही गई। इसमें एक वर्ड यूज किया गया, अंतर्वर्ती आदेश नहीं होना चाहिए। ये भी वर्ड एक यूज हुआ है। अंतर्वर्ती आदेश का मतलब होता है कि उन न्यायालयों के बीच में ही अगर कोई आदेश दिया गया है तो उस मामले में जो है अपील नहीं होगी, फाइनल निर्णय होने पर ही अपील होगी, ये इसका मतलब है। इसके बाद आगे आता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनंत विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर या न करने के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। यानी जमानत विशेष न्यायालय ने, अनंत विशेष न्यायालय ने जमानत दी है तो उसके खिलाफ अपील होगी, जमानत नहीं दी है तो उसके खिलाफ अपील होगी, है ना। दोनों मामलों में विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। ठीक है। इसके बाद इसमें समय दिया गया है कि कितने समय के अंदर अपील होगी। निर्णय देने के 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है ना। विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है उस निर्णय के 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील होगी। ये 90 दिन की अवधि यहां पर दी गई। इसके बाद इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 90 दिन के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है हाई कोर्ट द्वारा, यदि ये समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास इस अवधि के भीतर 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था। यानी अपीलार्थी ये साबित कर देता है न्यायालय में, हाई कोर्ट में, कि उसके द्वारा अपील नहीं किए जाने का एक पर्याप्त कारण था, ठोस कारण था, और उस कारण से न्यायालय सहमत हो जाता है, न्यायालय में साबित करने में सक्षम हो जाता है और न्यायालय सहमत हो जाता है कि इस अवधि में वह अपील क्यों नहीं कर पाया, तो उसका कारण वो बताता है, उस कारण से न्यायालय सहमत हो जाता है तो वो उसके बाद भी अपील कर सकता है। लेकिन 180 दिन की अवधि के पश्चात अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी अधिकतम अवधि यहां पर आपको ध्यान रखना है 180 दिन। सामान्य परिस्थितियों में अपील 90 दिन के भीतर होना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में अपील 180 दिन के भीतर होना चाहिए। 180 दिन के बाद हाई कोर्ट अपील को ग्रहण नहीं करेगा, ये बात यहां पर कही गई। अपील हो गई है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट जो है उस मामले अपील का जो निपटारा है, उस मामले संबंधी अपील का जो निपटारा है वो ग्रहण करने की तिथि से 3 महीने के भीतर जो है उसका निपटारा उसको करना होगा, है ना। अपील संबंधी जो मैटर है उसका निपटारा हाई कोर्ट कितने समय में करेगा, तो 3 महीने में करेगा। अब आपको इसमें पूरा जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान रख लेना। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को टाइम पीरियड बताता हूं। सबसे पहले आरोप पत्र फाइल करना। आरोप पत्र फाइल करने का जो समय होता है वो होता है 60 डेज। 60 डेज के अंदर लोक सेवक जांच संबंधी आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। न्यायालय के समक्ष पहुंच गया मामला, फिर न्यायालय जो है 2 महीने के अंदर उस मामले को सुलझाएगा, उसका निर्णय सुनाएगा। निर्णय हो गया, फिर उस निर्णय के खिलाफ अपील अगर करना है तो 90 दिन के भीतर अपील प्रभावित व्यक्ति को करना पड़ेगी। अपील हो गई, अपील से संबंधित जो मामला है उस मामले को हाई कोर्ट जो है कितने समय में सुलझाएगा, तो उसके लिए समय है 3 महीने का समय। तो इस तरीके से जो है ये अवधि मैंने एक साथ आप लोगों को बताई है, उसको अच्छे से समझ लेना। अब आता है धारा 15।
देखिए धारा 14 में हमने जो है पढ़ा है विशेष न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालय, और धारा जो 14A है उसमें अपीलें बताई गई हैं। अब धारा हम पढ़ रहे हैं 15, जिसमें विशेष लोक अभियोजक तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक की बात कही गई है। ठीक है, लोक अभियोजक जो होता है वो नॉर्मल जो सामान्य न्यायालय होते हैं उनमें लोक अभियोजक होता है। उसी लोक अभियोजक को अगर विशेष न्यायालय में नियुक्त कर दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा तो विशेष लोक अभियोजक हो जाता है। उसको ऐसे हम समझ सकते हैं, है ना। एक लोक अभियोजक जो होता है वो सामान्य न्यायालयों में सुनवाई के दौरान भाग लेता है। अगर वही लोक अभियोजक किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त कर दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, वो लोक अभियोजक बन जाता है विशेष लोक अभियोजक। अगर लोक अभियोजक को किसी अनन्य विशेष न्यायालय में राज्य सरकार नियुक्त कर देती है तो वो लोक अभियोजक कहलाता है अनन्य विशेष लोक अभियोजक। लोक अभियोजक है वही है, लेकिन अलग अलग न्यायालयों के हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो जाता है, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक। जब विशेष न्यायालय में उसको नियुक्त किया जाएगा तो विशेष लोक अभियोजक हो गया। जब वो अनन्य विशेष न्यायालय में नियुक्त होगा तो उसी का नाम हो जाएगा अनन्य विशेष लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहलाता है। तो यही इसमें बताया गया जो मैंने भी बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी, यानी उसको ये अधिकार सौंपेगी, तो वो हो जाएगा विशेष लोक अभियोजक। या इसमें एक ऑप्शन और है कि किसी अधिवक्ता को भी जो है इस रूप में राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है, लेकिन अधिवक्ता के लिए जरूरी एक शर्त है, कंडीशन है कि उसे 7 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी ऐसा वकील जिसने 7 वर्षों तक वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो, उसे भी विशेष लोक अभियोजक के रूप में सरकार यानी राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है ना। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में सूचना द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी। यानी जैसा मैंने अभी बताया कि लोक अभियोजक अगर अनन्य विशेष न्यायालय में अगर उसको नियुक्त कर दिया जाता है तो अनन्य विशेष लोक अभियोजक कहा जाएगा। इसमें भी वही ऑप्शन है कि किसी अधिवक्ता को भी अनन्य विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है, लेकिन उस अधिवक्ता के लिए जरूरी है कि उसे 7 वर्षों का एडवोकेट या वकालत का अनुभव होना चाहिए, तभी जो है वो अनन्य विशेष लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है। तो ये इस तरह से ये अध्याय पूरा हो जाता है 4। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 4A की। ये भी अध्याय 4A नया जुड़ा हुआ है। 2015 में जब अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में तब इसको जोड़ा गया था, अध्याय 4A। इसकी हेडिंग है पीड़ित तथा साक्षी के अधिकार, और इसमें एक ही धारा है, धारा 15A, जिसमें पीड़ित तथा साक्षी के अधिकारों की बात कही गई है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 6 मार्क्स में पूछ सकता है। लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अनन्य विशेष लोक अभियोजक, इनको 3-3 नंबर में पूछ सकता है। विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, इनको 6-6 नंबर में अलग से पूछ सकता है। यानी उसमें आपको पूछा सकता है कि इनका गठन कौन करता है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इनकी शक्तियां क्या हैं। तो हम शक्तियां आगे अभी पढ़ेंगे। इस अधिनियम में अलग अलग जगह विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो मैंने अभी आगे मैं बताऊंगा कि मैंने एक साथ इनको मेंशन किया हुआ है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। तो विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय, इनको दोनों को मिलाकर के 6 नंबर में पूछ सकता है, अलग अलग भी 6-6 नंबर में पूछ सकता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं पीड़ित तथा साक्षी के अधिकार। 6 मार्क्स में ये पूछने के योग्य प्रश्न है। इसमें पहला पॉइंट है, धारा 15A है ये। इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की प्रताड़ना या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों तथा गवाहों के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि जो पीड़ित हैं, गवाह हैं, आश्रित हैं, उनके विरुद्ध हिंसा तथा हिंसा की धमकियों के लिए जो है वो व्यवस्था करे, मतलब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। अगर कोई किसी को, कोई जो पीड़ित है
या गवाह है उसको एक व्यक्ति धमकी देता है या हिंसा करता है, उसके साथ प्रताड़ना करता है, हिंसा करता है, हिंसा की धमकी देता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो कार्रवाई करे और जो है इनको सुरक्षा प्रदान करे। इसके बाद आता है पीड़ित के साथ निष्पक्षता, सम्मान तथा गरिमा के साथ व्यवहार करना है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना, सम्मानजनक व्यवहार करना, ये बात कही गई है इसमें। इसके बाद आता है किसी पीड़ित या आश्रित को किसी न्यायालय की कार्यवाही की उचित यथार्थ समय से सूचना देने का सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है। यानी पीड़ित या साक्षी या गवाह का अधिकार है कि उससे जो है न्यायिक कार्रवाई की, न्यायालय की कार्रवाई की सूचना, उचित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जिसमें जमानत प्रक्रिया भी आ जाती है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसे आश्रित, सूचनाकर्ता, गवाहों को पूर्ण संरक्षण, जांच के दौरान यात्रा और भरण पोषण व्यय और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास प्रदान करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो मामले का विचारण करने वाला न्यायालय है वो विचारण के दौरान, जब तक वो मामला न्यायालय में चलेगा, उस दौरान जो है वो गवाहों को, पीड़ित को, जो सूचना करता है, उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगा और उनके यात्रा और भरण पोषण के व्यय तथा उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगा, है ना। न्यायालय की बात यहाँ पर कही गई। इसके बाद पीड़ित, सूचनाकर्ता, गवाह की पीड़ित से संबंधित किसी शिकायत की जांच न्यायालय द्वारा 2 माह के भीतर की जाएगी। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसको धमकी दी गई है या अन्य तरीके से उसको परेशान किया जाता है, तो इस तरह की जो शिकायत है, कंप्लेन है, उसकी जांच न्यायालय द्वारा 2 महीने के भीतर की जाएगी। 2 महीने का समय यहाँ भी दिया गया है। इसके बाद पीड़ित को जो FIR की एक प्रति है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। इसके बाद आगे आता है कि समग्र राज्य या न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम निर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि जो पीड़ित गवाह हैं उनके अधिकारों को क्रियान्वयन, उनके अधिकारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्कीम बना सकता है। ये राज्य सरकार का कर्तव्य। इसके बाद अत्याचार से पीड़ित जो आश्रित हैं, गवाह हैं, है ना, उनको गैर सरकारी संगठनों यानी NGO, सामाजिक कार्यकर्ता तथा जो एडवोकेट यानी वकील हैं, उनकी सहायता लेने का अधिकार होगा। यानी जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो किसी से भी, चाहे NGO हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी कोई वकील हो, उससे परामर्श ले सकते हैं। तो ये हो जाता है अध्याय 4। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। अध्याय 5 जो है ये प्रकीर्ण, इसकी हेडिंग है और इसमें धारा 16 से धारा 23 तक है। प्रकीर्ण का मतलब होता है विविध, मिसलेनियस। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अभी तक हमने अलग अलग हेडिंग पढ़ी, अलग अलग अध्याय की अलग अलग हेडिंग, और इसमें मिक्स चीजें हैं, सभी को इसमें अलग अलग चीजों को मिला दिया है, इसलिए जो इसकी जो हेडिंग है वो है प्रकीर्ण या विविध। तो धारा 16 है, इसमें बहुत सारी जो धाराएं हैं वो पिछले अधिनियम से रिलेटेड है। पिछले अधिनियम में हमने काफी कुछ पढ़ ली होंगी, आगे हम पढ़ते हैं। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने तथा वसूलने की शक्ति, वसूलना भी इसमें सम्मिलित है। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना लगाने तथा वसूलने की शक्ति दी गई है। ये धारा हमने जो है, ये प्रावधान हमने पिछले जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 था उसमें भी पढ़ा है। उसकी जो धारा 10A है उसमें हमने ये प्रावधान पढ़ा है और यहाँ पर भी वही है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरूपित कर सकेगी और उसकी वसूली कर सकेगी। ये जो है इसमें प्रावधान है। तो इसमें परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है और वसूल सकती है। इसको जैसा मैंने उस समय बताया था आप लोगों को कि ये भी 6 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि दोनों अधिनियमों में है, तो किसी एक अधिनियम को ध्यान में रखते हुए पूछ सकता है। ठीक है, तो
परिस्थिति आपको बताना है। इसमें परिस्थिति यही कि अगर ये समाधान हो जाता है, किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए के किए जाने से संबंधित है, यानी किसी क्षेत्र के लोग जो है इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के दोषी हैं, यानी उन्होंने अपराध किया है, तो उन पर जुर्माना राज्य सरकार लगा सकती है, वसूल सकती है। फिर इसमें लिखा उसका दुष्प्रेरण कर रहे हूं, दुष्प्रेरण वर्ड देखो यहाँ पर आया, हमने पहले भी 2 बार दुष्प्रेरण पढ़ा। दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि अपराध में शामिल हो, अपराध में इनडायरेक्टली सम्मिलित होना, यानी अपराध करने वाले को सहायता करना, अपराध करने वाले को उकसाना, और जो भी षड्यंत्र रचा गया है उसमें सम्मिलित होना, तो उसको कहा जाता है अपराध का दुष्प्रेरण। तो या तो अपराध किया हो या अपराध का दुष्प्रेरण किया हो, यानी अपराध में सम्मिलित हो किसी न किसी रूप में इनडायरेक्टली। ठीक है। फिर इसमें आता है ऐसे अपराधों के किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को आश्रय यानी सहारा दे रहे हों, ये भी वही दुष्प्रेरण के अंतर्गत ही आता है। या अपराधियों का पता लगाने अथवा पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता प्रदान नहीं कर रहे, यानी पुलिस को अपराधी को पकड़वाने में या अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जितनी उनकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर। या ऐसे अपराधों के किए जाने समय साक्ष्यों को दबा रहे हैं, यानी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं, यानी उनको ओपन नहीं होने दे रहे हैं। तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सामूहिक जुर्माना लगा सकती है और उस जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच विभाजन कर सकती है। और विभाजन करते समय जो है राज्य सरकार को उनकी आर्थिक क्षमताओं का ध्यान रखना जरूरी होता है ना। राज्य सरकार जब ये सामूहिक जुर्माना लगाएगी तो उनकी जो आर्थिक क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना होता है ना। जिस समूह पर ये जुर्माना लगाया गया है उस समूह को अधिकार होता है कि वो जो है इसमें चेंज करने के लिए अर्जी लगा सकता है सक्षम पदाधिकारी के समक्ष, और इसके लिए जो है उससे कोई शुल्क या फीस नहीं वसूली जाएगी, ऐसा लिखा। इसके बाद धारा 17 है। धारा 17 में ये लिखा हुआ है कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, यानी इस अधिनियम के तहत जो है कौन पदाधिकारी कार्रवाई कर सकता है, कौन पदाधिकारी एक्शन ले सकता है। अगर किसी ने अपराध किया है इस अधिनियम के अंतर्गत तो इसके लिए कौन सा पदाधिकारी सक्षम होगा जो इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके, उस जिसने ऐसा किया। तो ये है, इसमें ये दिए गए हैं 4 पॉइंट। ये जो पदाधिकारी हैं ये पदाधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। उसमें डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार रहते हैं, और पुलिस अधिकारी में डीएसपी से ऊपर के पदाधिकारी यानी डीएसपी से नीचे के पदाधिकारी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों के मामले में निवारक कार्रवाई नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते हैं। कहने की बात यहाँ पर है कि टीआई को इस मामले में अधिकार नहीं दिया जाता है ना। फिर इसमें लिखा है राज्य सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा एक या अधिक स्कीम बना सकती है, इसका उद्देश्य एससी तथा एसटी को सुरक्षा प्रदान करना हो, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद धारा 18 को लेकर के विवाद रहा है बीच में। धारा 18 में ये कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लागू न होना। दंड प्रक्रिया संहिता 438 में ये कहा गया है कि अग्रिम जमानत होगी, यानी इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है, लेकिन इसमें लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 438 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इस अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं होगी, यानी इस अधिनियम के तहत जिसने अपराध किया हो उसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 438 लागू नहीं होगी, यानी उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये धारा जो है इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, ये आपको समझना है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अग्रिम जमानत हो सकती है,
लेकिन इसमें कहा गया है कि ये धारा लागू नहीं होगी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति पर, यानी उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने की बात उठाई, फिर संसद ने जो है एक नई धारा जोड़ी, धारा 18A, और ये 2018 में नई धारा जोड़ी गई थी जिसमें अग्रिम जमानत नहीं होने का प्रावधान पुनः कर दिया गया, क्योंकि बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कर दिया था कि अग्रिम जमानत हो सकती है। तो संसद ने एक अधिनियम पास करके, संसद ने इसमें संशोधन अधिनियम पास करके और ये प्रावधान कर दिया गया, नई धारा जोड़ दी कि अग्रिम जमानत नहीं होगी। जो पुराना प्रावधान था वही प्रावधान वापस से लागू हो गया। तो ये पूरा मैंने केस इसमें लिखा हुआ है, कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है आप लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये केस है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये मामला है, केस है। इसके तहत 20 मार्च 2018 को SST अधिनियम से संबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। तो ये केस का नाम पूछ सकता है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 2018 में सुनाया। इसमें 3 पॉइंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराध के मामले, इस तरह के अपराध के मामले में DSP रैंक के पदाधिकारी द्वारा 7 दिनों के अंदर जांच कराई जाएगी, यानी DSP रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, पदाधिकारी होना चाहिए, वो जो है 7 दिन के अंदर जांच करेगा। जांच में आरोपी सिद्ध होने पर SSP रैंक के पदाधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी, यानी आरोपी की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होगी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SSP रैंक के पदाधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया। इसके बाद इसमें लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के मामले अग्रिम जमानत की जाएगी, यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान इसमें न्यायालय ने कर दिया। लेकिन संसद ने जो है इसमें अमेंडमेंट कर दिया। 2 अप्रैल 2018 को इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कोई निर्णय नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। तो इसके बाद फिर संसद द्वारा 17 अगस्त 2018 को इसमें संशोधन कर दिया, ये अधिनियम पास किया, संशोधन अधिनियम, जिसके तहत धारा 18A नई धारा जोड़ी गई, जैसे मैंने भी बताया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान किए थे उनको चेंज कर दिया गया, मतलब FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये प्रावधान इसमें किया 18A में। इसकी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होगी पहले। इसके बाद तीसरा प्रावधान वही है कि उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है ये चेंज संसद द्वारा संशोधन करके कर दिया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यही चीज सर्वोच्च न्यायालय ने भी वापस कर दी थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2019 को अपने 20 मार्च 2019 द्वारा को दिए गए फैसले को बदल दिया था और 20 मार्च 2018 सॉरी इसमें, है ना, इसमें सही 2018 का ये निर्णय था, 19 लिखा हुआ है, 2018 को दिए गए फैसले को बदल दिया था, जिसके तहत बिना जांच के FIR दर्ज हो सकेगी, गिरफ्तारी के लिए अनुमति आवश्यक नहीं होगी और अग्रिम जमानत नहीं होगी। मतलब वही प्रावधान कर दिए गए जो पहले प्रावधान थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो ये इस तरीके से ये केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में विवाद रहा है, अब बाद में सॉल्व हो गया। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध का लागू न होना, ये हमने धारा जो है पीछे भी पढ़ी है, सिविल हित का संरक्षण अधिनियम 1955 में पढ़ी है। अंतर दोनों में यह है कि वहां पर 14 वर्ष से अधिक था और यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक है, ये दोनों में फर्क। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और इस अधिनियम यानी SCST जो एक्ट है उसके तहत अपराधी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा, यानी उस पर आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958
के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी उसको छूट नहीं दी जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 के तहत कम उम्र के जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उनको छूट दी जाती है, लेकिन इन दोनों अधिनियमों के तहत छूट नहीं दी जाती अगर इस अधिनियम के तहत एज 18 वर्ष से ज्यादा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत एज 14 वर्ष से ज्यादा है, तो उसको छूट नहीं दी जाएगी, यानी उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, यानी उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। तो यह है धारा 19। धारा 20 अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, यह भी हमने पीछे अधिनियम में पढ़ा है, यानी किसी अन्य विधि के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, है ना, प्रभावी होंगे, लागू होंगे। इसके बाद धारा 21, ये भी हमने पीछे अधिनियम में पढ़ा है। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य, इसको भी 6 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कौन कर सकता है, किसको यह अधिकार है और वो किस तरीके से इसको सुनिश्चित करता है, यानी क्या उपाय राज्य सरकार द्वारा इसके लिए किए जाते हैं, तो वो उपाय आपको यहां पर समझना है, बताना है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ये उपाय कर सकती है। राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है, उसको एक कर्तव्य सौंपा गया है। तो राज्य सरकार ऐसा कैसे करेगी, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम है उनके अधीन रहते हुए उपाय कर सकती है। तो उसमें पहला उपाय वही है कि उसको विधिक सहायता प्रदान करना, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय प्रदान करना और न्याय प्राप्त करने में उसको समर्थ बनाना और सुविधाओं की व्यवस्था करना, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये पहला पॉइंट है ना। पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना, यानी निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर वो जो है न्याय प्राप्त करने में समर्थ हो सके, इसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा, अभियोजन का प्रारंभ या पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, है ना। जो भी मुकदमा चल रहा है, अभियोजन मतलब होता है मुकदमा, जो मुकदमा चल रहा है उसको प्रारंभ करने और उसका सुपरविजन करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है जरूरत के हिसाब से। इसके बाद आता है पीड़ित व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करना। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पुनरुद्धार की व्यवस्था करना, उसके लिए प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार की सहायता के लिए समितियों का गठन कर सकती है राज्य सरकार। अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, है ना। सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि लोगों से पूछना और इस अधिनियम के बारे में बताना, इस अधिनियम से संबंधित लोगों को जानकारी देना, उनसे जो उनकी समस्याएं पूछना, है ना। तो इस तरह से सर्वेक्षण करके इस अधिनियम का अच्छे से क्रियान्वयन हो सकता है। लास्ट है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर SC/ST के सदस्यों पर अत्याचार होने की आशंका है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर SC/ST पर ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है, पहचान करना और उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान रखना, उन क्षेत्रों में इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो यह है। इसके बाद इसमें लिखा है केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए स्वयं द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक सदन में प्रतिवर्ष रखेगी, है ना। मतलब जो भी उपाय किए जाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा किए जाएं, चाहे राज्य सरकार द्वारा किए जाएं, उससे संबंधित रिपोर्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो जाती है धारा 21। फिर धारा 22 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, ये भी हमने पिछले अधिनियम में पढ़ा है। सद्भावना पूर्वक अगर कार्रवाई की गई है इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा, तो उसमें उनको संरक्षण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ मतलब गलत करता है, उनके विरोध में कोई काम करता है उन पदाधिकारियों के, तो उनको सरकार सुरक्षा देगी। तो यह है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 22 है, ये 23 है, इसमें गलत हो सकता, 23 धारा है लास्ट, है ना। हाँ 23
23 धारा लास्ट है, नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है। ये भी धारा हमने पीछे पढ़ी है। और ये जो नियम बनाए गए हैं उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाए। ये लगभग सभी अधिनियमों में हम ये प्रावधान पढ़ते हैं। केंद्र सरकार नियम बनाती है। केंद्र सरकार नियम कैसे बनाती है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। और इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं, और जो नियम बनाए गए हैं उनको संसद के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाता है। तो ये जो प्रावधान है ये सभी अधिनियम में आपको पढ़ने में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हो जाता है ये। अब इसमें कुछ अदर चीजें मैंने बताई हैं, जैसे विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियां। तो मैंने क्या किया है कि इस अधिनियम में जहां जहां भी विशेष न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं उनको एक साथ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, तो वो मैंने एक साथ यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सब इस अधिनियम के अंदर हम पढ़ चुके हैं, है ना, पर एक साथ यहाँ पर है तो ज्यादा इजी पड़ता है पढ़ने में। तो शक्तियां पहली है किसी अपराध के दोष सिद्धि अभियुक्त की संपत्ति का समापरण करना या अधिग्रहण करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दोषी है और उसने अपराध करने में अपनी संपत्ति का प्रयोग किया है, तो उस संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा करने के संबंध में न्यायालय आदेश दे सकता है। किसी व्यक्ति को क्षेत्र से हटाने के संबंध में ये भी मैंने अभी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में अपराध करने वाला है, ऐसा विशेष न्यायालय को पता चलता है, तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को उन क्षेत्रों से हटने का आदेश दे सकता है 3 वर्ष की अवधि के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, समय 3 वर्ष की अवधि के लिए उसको जो हटने का आदेश दे सकता है। फिर उसका व्यक्ति का माप है, फोटोग्राफ है, ये देने के लिए कह सकता है कि भाई वो व्यक्ति जो है अपनी माप, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटोग्राफ जो है पुलिस को दे। अपराधों के बारे में उपधारणा करना, किसी बात को मानकर चलना कि ऐसा हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, वो उपधारणा है, तो इसके बारे में जो है न्यायालय कर सकता है। पीड़ितों गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, तो ये जो है मैंने एक साथ विशेष न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद राज्य सरकार के कर्तव्य तथा अधिकार मैंने एक साथ लिखे, ये भी आपके इस एक्ट में जो है कहीं ना कहीं दिए गए हैं अलग अलग जगह, है ना। जैसे इसमें किसी न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी है, उसका अन्वेषण है, अभियोजन है, इसके लिए किसी व्यक्ति को किसी पदाधिकारी को पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्तियां राज्य सरकार दे सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करना, अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करना, ये भी हम जो है अभी पढ़ चुके हैं, है ना। विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही दिया गया है, अभी हमने जस्ट पढ़ा। प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करना, ये भी हमने अभी पढ़ा है जस्ट। सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करना, उसकी वसूली करना, ये राज्य सरकार का ही कर्तव्य है, ये भी हमने पढ़ा है। SC/ST के सदस्यों को सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए एक या अधिक स्कीमें बनाना, है ना। स्कीम्स जो है राज्य सरकार बनाती है उनकी सुरक्षा के लिए। इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना, है ना। मैंने अभी बताया था कि इस अधिनियम का जो प्रभावी क्रियान्वयन है उसको सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, तो उसके लिए राज्य सरकार कुछ उपाय करती है, कर सकती है। पीड़ितों के सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करने का कर्तव्य भी राज्य सरकार को भी दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार के कर्तव्य अलग से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक जगह, जो अलग अलग जगह इस एक्ट में दिए गए हैं, ना। तो इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वयं के द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखना, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। धारा 21 में ये बताया गया, अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाना, है ना। अभी हमने पढ़ा, लास्ट धारा है धारा 23, है ना। धारा एक्चुअली 22 इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसको करेक्ट किया है, ध्यान रखें, ये धारा है 23। इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत
बनाए गए प्रत्येक नियम को 30 दिन की अवधि के लिए संसद के पटल पर रखने का दायित्व भी जो इसी का है, केंद्र सरकार का। संसद के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करवाना जो है ये केंद्र सरकार का दायित्व है। इसके बाद SC/ST के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इस एक्ट से संबंधित नहीं है ये चीज, लेकिन मैंने इसमें एक क्वेश्चन और उसका आंसर दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान इसमें लिखे हुए हैं, एक बार आप देख सकते हैं। धारा 14 है, धारा 15 है, धारा 15(4) है, 15(5) है, 16 है, 16(4) है, 17 है, 23 है, 46 है, 164 है, 330 है, 332 है, 338 है, 338A है, 341 है, 342 है ना। तो ये प्रावधान है, इनको अलग से पूछ सकता है। इसके बाद 5वीं और 6वीं अनुसूची है, मैंने अभी बताया अभी जैसे आप लोगों को। तो ये इस तरह से मैंने अलग से ये संवैधानिक प्रावधान लिखे हुए हैं, इनको आप देख लेना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए रेयर केस में तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद ये विवाद मैंने अभी जस्ट बताया था, केंद्र सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद के मुद्दे क्या थे, तो वो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ, वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इस अधिनियम की असफलता के कारण और सुझाव, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, असफलता के कारण का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पहले सेशन में। मतलब इस अधिनियम का जो पहला पार्ट मैंने कराया था वहां पर स्टार्टिंग में बताया था, ये क्वेश्चन एक बार 6 नंबर में पूछा गया। इस अधिनियम असफलता के कारण में, देखिए असफलता के कारण में एक कारण ये होता है कि कॉमन कारण ये है कि इस अधिनियम के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं होना एक बड़ा कारण होता है। ये सभी में आप असफलता के कारण में लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा झूठी शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं, बदले की भावना से शिकायतें की जाती हैं, है ना। जांच जो अधिकारी उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है, जो अपराधी है उसको बचाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जाता है। समाज में व्याप्त जाति प्रथा है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है। ऊंची नीच की भावना है, पवित्रता अपवित्रता संबंधी मान्यताएं हैं, सामाजिक आर्थिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति है, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति, शिक्षा तथा जागरूकता की कमी। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, शिक्षा तथा जागरूकता की कमी, ये सभी में आपको लिखना होता है। इसके बाद इसी संदर्भ में जो कारण होते हैं उसी संदर्भ में उनके निदान होते हैं। तो सफल बनाने के लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं? पहले तो यह है कि इस अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, यानी इस अधिनियम के बारे में लोगों को बताना, ये एक कॉमन उपाय हम बताते हैं, सुझाव देते हैं। इसके बाद व्यक्तियों की जो सोच है, दृष्टिकोण है, उसमें व्यापक परिवर्तन लाना, उनमें जागरूकता लाना, उनको शिक्षित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, जागरूकता में वृद्धि करना, जैसे मैंने अभी बताया, और इस अधिनियम का लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना, ये भी मैंने अभी बताया है। लोगों को अपने अधिकारों से परिचित कराना ना, ये भी कॉमन सुझाव होता है। इस अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामले के उचित तरीके से छानबीन करना है। और ये पॉइंट मैंने बताया था कि इस अधिनियम में जो भी प्रावधान है, दंड के प्रावधान, उनको और कठोर करना, ये मैंने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में भी सुझाव में एक पॉइंट बताया था। इसके अलावा एनजीओ तथा SHG, एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, SHG यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर SC/ST के विरुद्ध ज्यादा अत्याचार होते हैं और उन पर विशेष प्रावधान करना, उपबंध करना, ऐसे अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष उपबंध करना। तो ये इस तरीके से पूरा हो जाता है ये दूसरा अधिनियम, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। आगे हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो आज इतना ही। आप सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, गुड लक।